हेलो एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने जाएंगे? आज हम पढ़ने जाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों को पता है न्यूटन्स का कितना लॉ है? न्यूटन्स का 3 लॉ है, ठीक है। और हमको ये पता है कि न्यूटन्स का जो 3 लॉ है वो हमारे डेली लाइफ में किसी ना किसी लॉ को हम जरूर देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक चीज करना, आप लोगों को आज में न्यूटन्स का जो 3 लॉ है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। तो न्यूटन ने क्या बताया उस लॉ के बारे में आज हम डिटेल्स में देखेंगे। और हम क्या करने वाले हैं, 10 मिनट में कॉन्सेप्ट को क्रैश करने वाले हैं। ऐसा मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। 10 मिनट में कॉन्सेप्ट क्रैश करने का मतलब एक प्लेलिस्ट है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं मैंने बहुत सारा टॉपिक को 10 मिनट में समझा दिया है। आप लोग वो एक एक कर देख लीजिएगा। मैं एज ए टीचर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के, ठीक है। तो चलते हैं हम आज पहला देखते हैं यहाँ पे हम लोगों के लिए क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको क्या बोलता है हम वो देखेंगे पहले, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखते हैं एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, कंटिन्यू मूविंग विथ सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन। ये चीज आप लोग याद रखना ना, सेम डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन कभी नहीं होगा, सेम डायरेक्शन unless acted upon by an unbalanced external force। क्या बोला गया है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है कि अगर कोई चीज रेस में है तो वो जिंदगी भर के लिए रेस में रहना चाहता है, और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो जिंदगी भर के लिए मोशन में ही रहना चाहिए विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अभी कोई मुझे बोलेगा कि सर अगर हम एक पत्थर मारते हैं तो उसके ऊपर तो कोई ऐसा फोर्स एक्ट नहीं होता, फिर वो पत्थर नीचे कैसे गिरता है? तो वो तो जिंदगी भर के लिए जाते रहना चाहिए था। यही पे बात आता है, आप लोग यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उस चीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक वो मोशन में रहेगा। अभी तुम लोग सर एक पत्थर ऐसे हवा में जा रहे हो, उसके ऊपर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, जब भी हम एक पत्थर को मारते हैं तो सामने से उसका हवा ऐसा ऐसा शील्ड बन के खड़ा, हवा उसको रोक रहा है। तो एक हो गया वहां पे एक्सटर्नल फोर्स, हवा का फोर्स लग रहा है। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, जमीन से हमको क्या खींच रहा है, आर सेंटर ऑफ अर्थ क्या खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ खींच रहा है। दैट्स व्हाई अगर किसी पत्थर को हम ऐसे मारते हैं तो वो पूरा एकदम सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में नहीं जाता है, वो गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि नीचे उसका मामा जी, बाप जी बैठा है। कौन है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम जहां भी जाओ हम तुमको अपनी तरफ खींच के लाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं, अगर यहाँ पे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, या फिर मान लेते हैं स्पेस में जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वहां पे हम अगर एक पत्थर को मारेंगे तो वो पत्थर क्या करेगा, मूव करता रहेगा, एक मतलब सेम डायरेक्शन सेम स्पीड में मूव करता रहेगा। लेकिन फिर भी वहां पे एक्सटर्नल एक फोर्स होता है। मैंने लास्ट क्लास में मैंने 10 मिनट में कॉन्सेप्ट क्रैश में एक वीडियो में समझाया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दुनिया में जितने भी चीज, दुनिया को छोड़ो भाई, स्पेस पे जाओ, स्पेस मतलब यूनिवर्स में जाओ, यूनिवर्स में जितना भी चीजें है, हर एक चीज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये बोर्ड यहाँ पे, ये बोर्ड क्या कर रहा है, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आप लोग वहां पे कैमरा पे देख रहे हो, वो कैमरा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या कहते हैं हमको, लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जब तक एक चीज के ऊपर, न्यूटन्स क्या कहते हैं, अगर किसी चीज के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालेंगे तो वो रेस्ट में रहेगा, या फिर अगर मूविंग कर रहा है तो वो मोशन में रहेगा, ठीक है। अब लोगों को समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखते हैं, अबे यार ये कहा गया, हाँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोग देख सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे एक चीज देखना, क्या बोला गया, द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका और एक नाम से जाना जाता है, वो क्या है, लॉ मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, आप लोगों को पता ही है। जब हम लोग बस में जाते मतलब हम लोग ऐसे जा रहे अचानक अगर बस ऐसे रोक दे तो हमारा पूरा बॉडी सामने की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अगर जब हम बस से जाते हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे बॉडी में काम करता है। क्या? हम लोग मोशन में है, हमारा बॉडी मूव कर रहा है। अचानक से बस जब रोक देता है तो बस रुकता है, बस के साथ हम लोगों का नीचे का पार्ट भी रुक जाता है। दैट्स वाई, लेकिन हमारा अपर पार्ट क्या करता है, मोशन में रहना चाहता है। दैट्स वाई हमारा बॉडी सामने की तरफ स्लोली हमारा बॉडी मतलब रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि हमारा अपर बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, कोई एक चीज मूव कर रहा है तो वो मूव कर मतलब मोशन में ही रहना चाहती है। लेकिन अगर बस रोक रहा है तो हमारा अब नीचे का पार्ट भी रुक रहा है। दैट्स व्हाई हमारा बॉडी सामने जाता है, फिर ऑटोमेटिकली रुक जाता है। फिर एक दूसरा एग्जांपल हम लिख लेते हैं, कैसे, अगर एक बस पे हम ऐसे बैठा है, ऐसे बैठे हैं, ठीक है, अचानक से बस चल दिया। तो बस अचानक से चल दिया मतलब
हमारा नीचे का पार्ट क्या है, अचानक से मोशन पकड़ लेते हैं। जब नीचे का पार्ट मोशन पकड़ ले, हमारा अपर बॉडी तो ऐसे रेस्ट में रहना चाहते हैं, कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, लेकिन अचानक से जब नीचे का पार्ट जब मोशन में चला जाता है तो अपर पार्ट ऐसे क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो रेस्ट में था। अचानक से जब नीचे का पार्ट मोशन पकड़ लेता है तो अपर पार्ट भी धीरे धीरे मोशन पकड़ लेता है, फिर हम इससे पीछे आके फिर सीधा हो जाते हैं। तो इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई मूविंग मतलब मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ को यहाँ पे क्या बोला गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है F इक्वल्स टू 0। अभी इसमें थोड़ी देर बाद आएंगे। यहाँ पे आप एक चीज देखिए क्या हो रहा है, एक लड़की स्केट बोर्ड में जा रही है, ठीक है। अभी स्केटबोर्ड पे वो बिंदास मूव कर रही है, मजे ही मजे, ठीक है, जा रही है, अचानक से सामने स्केटबोर्ड किसी एक शील्ड से ऐसे टकरा गया, तो स्केटबोर्ड क्या करेगा, रेस्ट पे आ जाएगा। जब भी स्केटबोर्ड, लेकिन लड़की का जो बॉडी है वो तो मोशन पे था, तो वो अचानक से सामने की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि उसका नीचे का जो स्केटबोर्ड था वो तो रेस्ट पे आ गया, बॉडी तो मोशन में था, मोशन में रहेगा तो लड़की वहां पे गिर जाएगा। ऐसा होता है। तो यही बात हमें किससे समझ में आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे F इक्वल्स टू 0 क्यों बोला गया, मतलब न्यूटन ने यहाँ पे क्या बोला था, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी चीज के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना ही डाले, अगर फोर्स ना डाले तो फोर्स क्या है, 0। दैट्स व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बोलता है, F इक्वल्स टू 0, मतलब किसी चीज के ऊपर हम फोर्स अगर 0 अप्लाई करें, मतलब अप्लाई ही ना करें, तो बॉडी क्या रहता है, रेस्ट का बॉडी रेस्ट में रहे, मोशन का बॉडी मोशन में रहता है। समझ में आ गया आप लोगों को, यही था हम लोगों का न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अभी हम देखेंगे क्या न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन जी क्या बोलते हैं, न्यूटन जी सेकेंड लॉ में जो हमको बोलते हैं हम वो देख लेते हैं। न्यूटन जी भैया हमको यहाँ पे दिखा दो द एक्सलरेशन। एक्सलरेशन मतलब एक्सलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन। एक्सलरेशन मतलब द चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दैट मींस एक्सेलरेशन किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, आप खुद बताइए। यहाँ पे तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, ठीक है। तुम खुद ही देखो भाई, तुम खुद ही देखो, क्या है, एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर हम ज्यादा फोर्स क्रिएट करेंगे तो वो ज्यादा तेजी से भागेगा, और अगर किसी अगर चीज है यहाँ पे उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोर्स क्रिएट करेंगे तो वो स्लोली जाएगा। दैट मीन्स हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा एक्सेलरेशन, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा एक्सेलरेशन। दैट मीन्स फोर्स अगर इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। यही तो बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुम ऊपर जाओगे हम भी जाएंगे, तुम नीचे आओगे हम भी नीचे आएंगे, ठीक है। तुम डूबोगे हमें भी तुम तो डूबोगे सनम, हमको भी ले डूबो, ठीक है। तो यहां पे आ जाता है एक्सेलरेशन डायरेक्टली फोर्स। लेकिन अगर तुम्हें एक मतलब ऐसा भारी चीज दिया गया, यहां पे देखो क्या बोला गया, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इट्स मास, टू इट्स मास। अगर कोई एक भारी चीज है, बहुत ज्यादा उसका मास है, तो वो अगर ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर, अभी तुम खुद दिमाग लगाओ, एक भारी चीज को धक्का देने के लिए हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, तभी तो वो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। मतलब मास ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा, जरूर आना भी चाहिए। क्या है, अगर एक मतलब जिस चीज का मास बहुत ज्यादा है उसको एक्सेलरेशन पकड़ने में क्या टाइम, ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होगा। मास इंक्रीजेस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। मतलब भारी चीज को धक्का लगाओ तुम, एक मान लो यहाँ पे एक क्या है 5 kg एक बैग है, और इसमें है यहाँ पे क्या है एक 50 kg का बैग है। अभी तुम खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे 5 kg का बैग को तुम धक्का दोगे और 10 kg का बैग को तुम धक्का दोगे, कौन सा बैग तेजी से जाएगा, 5 kg का जाएगा। मतलब वेट गिर गया तो एक्सेलरेशन बढ़ गया, कम भारी का चीज है तो धक्का देने में इजी होगा ना। लेकिन अगर वेट इंक्रीज हो गया तो उसको धक्का देने के लिए हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, तभी तो एक्सेलरेशन पकड़ेगा। दैट मीन्स अगर एक्सेलरेशन क्या है, मास अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर वेट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, ठीक है। और अगर वेट घट रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। यही तो यहाँ पे बोलता है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F बाई M। समझ में आ रहा है, M के साथ इनवर्सली, F के साथ डायरेक्टली। अभी यहाँ पे देखो, हमें पता है मैथमेटिक्स में हम जब प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो कौन आ जाता है, इक्वल साइन। इक्वल साइन आ जाएगा, इक्वल साइन। लेकिन प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद इक्वल साइन, उसके साथ और एक चीज आ जाती है, क्या, कांस्टेंट। वो होगा हम लोगों का K इक्वल्स टू F बाई M। लेकिन एज रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि K का वैल्यू क्या होता है,
1। तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू k का वैल्यू 1, मतलब छोड़ो उसको, f बाई एम। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप खुद एक चीज देखना, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, a इक्वल टू अगर f बाई एम है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर दो, एक नीचे 1 है, f इंटू 1 f, a इंटू m m a हो गया। f इज इक्वल्स टू m a, मतलब f इज इक्वल्स टू फादर इक्वल्स टू माँ, यहाँ पे आ गया f फॉर फादर m a, मतलब छोड़ो भाई ये सब नहीं है, फोर्स, f फॉर फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या है, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यही होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन ने क्या बताया कि अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस इतना, मतलब एक चीज को मान लो तुम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसको भगाना है, एक्सेलरेशन उसको देना है, तो तुम खुद देखो ना, उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना। अगर उसका वेट ज्यादा हो गया तो ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, और उसका फोर्स कम हो गया तो धीरे से ऐसे धक्का मारो, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। अगर तुमको ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स। समझ में आ रहा है? तो मतलब फोर्स तभी ज्यादा होगा अगर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, F इक्वल्स टू एम ए। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए और मास भी ज्यादा है तो फोर्स भी हमको ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू एम ए, अगर एक्सेलरेशन कम चाहिए, मास भी कम है, तो उसका फोर्स भी हमको कम ही देना पड़ेगा। That means F equals to m into a. That means force equals to mass of that body into acceleration of that body. ठीक है, वीडियो थोड़ा तेज हो रहा है, मुझे पता है, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन 10 मिनट में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले, इसलिए 10 मिनट के अंदर ही हम पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये क्या है, चिंटू मिंटू पिंटू। यहाँ पे देखो एक लड़का है, क्या कर रहा है, ये पढ़ाई छोड़ के चीज को धक्का दे रहा है। इस बॉडी का मास क्या है, इस बॉडी का मास है m। ठीक है, और इसको ये चिंटू कितना तेजी से भगा रहा है, a एक्सेलरेशन से भगा रहा है, तो इसके ऊपर चिंटू को कितना फोर्स देना पड़ेगा, कितना फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, वो होगा F इक्वल्स टू मास ऑफ दैट बॉडी m इनटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन में भगा रहा है ये a, f, तो क्या बन गया, F इक्वल्स टू m a। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमको क्या बोलता है, फादर इक्वल्स टू मास, दैट मींस फोर्स इक्वल्स टू m मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखना, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, फादर इक्वल्स टू मास। ठीक है, माँ और बाप दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ हमको क्या बोलता है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, यही तो सब, मतलब सबको पता है ये भाई। क्या तुम अगर हमको पीटोगे हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं देंगे ना। अगर तुम एक्शन लोगे हम उसका रिएक्शन लेंगे, वही न्यूटन बोलता है। क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन भी होता है। मान लो तुम सुबह नींद से उठे, उठने के बाद जब तुम ऐसे बाथरूम में जा रहे होते हो, तब तुम क्या करते हो, जब भी हम मतलब पैदल चलते, हम अपने लेग से जमीन को पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ देते। तो अगर हम जमीन को पीछे की तरफ दे रहे हैं, वो हम एक्शन कर रहे हैं, जमीन को पीछे की तरफ दे रहे हैं, वो एक्शन, और उसका रिएक्शन क्या होता है, हमारा बॉडी सामने जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम जब एक्शन लेते, जमीन को पीछे की तरफ देते हैं, तो हमारा बॉडी रिएक्शन में क्या, बॉडी सामने तरफ देता है। हम अगर, तो ये क्या होगा, ऑपोजिट, पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, सामने की तरफ जा रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे एक चीज है नोटिस करने के लिए, क्या चीज है, आप लोग यहाँ पे नोटिस करना। अगर मैं इक्वल, यहाँ पे क्या बोला गया, इक्वल रिएक्शन, मैं जमीन को धीरे से धक्का दूंगा, धीरे से निकल जाऊंगा। लेकिन मैं जमीन को जोर से धक्का दूंगा तो मैं दौड़ता हुआ निकल जाऊंगा। तो मतलब मैं जितना एक्शन दूंगा उतना ही रिएक्शन होगा। ठीक है, अभी कुछ ऐसे आशिक भी निकल के आए हैं, मतलब वो उन लोगों को मतलब क्या है, नेचर से मतलब नहीं, उन लोगों को हर एक एक्शन का रिएक्शन चाहिए। मुझे तुमसे प्यार है, तुम भी मुझे प्यार कर लो, मतलब आई एम गिविंग यू एक्शन, यू गिव मी रिएक्शन। कैसे होगा भाई, नहीं होगा ऐसा। आई एम गिविंग यू एक्शन, मैं तुमको मोहब्बत कर रहा हूं, तुम उसको रिएक्शन नहीं दे रहे हो, उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ काम नहीं आता है। ठीक है, उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ काम नहीं होता है। क्या कि मुझे तुमसे बहुत इश्क है, तुम भी मुझे बहुत इश्क करते, घंटा निकल जाएगा किसी और के साथ, तो उस चक्कर में तुम मत पड़ो भाई। वो सब मतलब वो सब मोह माया है, मोह माया छोड़ो, वक्त आने के बाद मोह माया में घुस जाना, मजे ही मजे है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, ये एक बैलून है, गैस बैलून है। ठीक है, अभी इस बैलून के नीचे से क्या निकल रहा है, गैस। तो ये गैस बैलून क्या कर रहा है, गैस जो नीचे निकल रहा है वो जमीन को, मतलब एयर को नीचे धक्का दे रहा है। दैट मींस ये वाला क्या बन गया, एक्शन। ये वाला क्या बन गया, एक्शन। अभी इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन की वजह से वो ऊपर जा रहा है। क्या है,
ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इसका रिएक्शन बेलून ऊपर जा रहा है, ये होगा रिएक्शन। अभी यहाँ पे देखो, मान लेते हैं ये वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है। तो बेलून का फोर्स किधर लग रहा है, नीचे ए टू बी, ए से बी की तरफ लग रहा है, तो फोर्स क्या है, ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो उसका रिएक्शन क्या है, बेलून ऊपर जा रहा है, मतलब बी से ए की तरफ जा रहा है, तो एफ इक्वल्स टू एफ बी ए। लेकिन 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 ऑपोजिट को हम कैसे समझाएं, मैथमेटिक्स में अलग माइनस साइन इंडिकेट करता है, फिजिक्स में थोड़ा सा अलग इंडिकेट करता है। फिजिक्स में माइनस साइन हमको ये इंडिकेट करता है ऑपोजिट, ऑपोजिट माइनस साइन हमको क्या इंडिकेट करता है, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट के लिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना होगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। माइनस साइन तुम लोग यहाँ पे देख के ये मत समझना कि माइनस फोर्स माइनस में माइनस है, लेकिन एक्चुअली वो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम, मतलब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑपोजिट रिएक्शन, अगर पीछे की तरफ एक्शन दे रहे हैं तो रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस वही इंडिकेट कर रहा है कि ऑपोजिट साइन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, एफ ए बी और एफ बी ए का इक्वल है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहां से हम लोग ये देख सकते हैं एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी ए, बट यहाँ पे एक माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। मानता हूं आप लोगों को समझ में आ गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। हमने शायद 10 मिनट में, मुझे पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो गया, फिर भी मैं ट्राई किया कि 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। आपके लिए आज के लिए इतना ही था, हम लोगों के लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ज्यादा इतना क्रिटिकली मत लेना कि न्यूटन का नहीं है भाई, इजी है, सब कुछ इजी ही समझ लो, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूं, आप लोगों को पता है फोर्स मतलब जो हम क्रिएट अप्लाई करते हैं, फोर्स का एक यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है भाई, मैंने फोर्स क्रिएट किया तो उसका यूनिट भी मैं ही डालूंगा ना, न्यूटन इस टाइप का आदमी था, सब होता है भाई। न्यूटन ने क्या बोला था कि मैंने ये लॉ बनाया तो यूनिट भी मेरे नाम से होना चाहिए, दैट मीन्स फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, उसने अपने नाम से रखा, और क्यों ना रखे, वो रखेगा, जरूर रखेगा। मैंने बनाया, मैं अपना राज चलाऊंगा, तुम कौन होते हो बे मुझे रोकने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, शायद आप लोगों को वीडियो मजा आ गया, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ऐसे सेंड कर देना, अपने आशिक को मत सेंड कर देना कि प्यार मोहब्बत बाद में, पहले कैरियर पहले, ठीक है। तो अभी तुमको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर आपको पढ़ाई में मन लगाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।